तीन कंपनीज और तीन बड़े चैलेंजेस। नारायण मूर्ति सर इंडिया में तो 70 आवर वर्क वीक की बात करते हैं, पर फ्रांस ने इन्फोसिस पर, उनकी कंपनी पर एम्प्लॉयज के वर्क आवर ट्रैक सिस्टम को लेकर फाइन लगा दिया है। आखिर बेंगलुरु का हसल कल्चर पेरिस के कानून के सामने कैसे फेल हो गया? फिर देखिए कि क्या एचडीएफसी बैंक की अचानक यूएस में शुरू हुई क्लास एक्शन इन्वेस्टिगेशंस बैंक के लिए कोई बड़ी मुसीबत ला सकती है। एंड लास्टली, अडानी जैसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के डोमिनेंस को रोकने के लिए सरकार क्या नया बंडलिंग रूल लेकर आ रही है। एक इंडियन कंपनी अब 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि दुनिया भर में एआई डेटा सेंटर्स को एक चीज की जबरदस्त जरूरत है और वो है ऑप्टिकल फाइबर। ये होगी आज की ट्रेंडिंग न्यूज। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां पर हम सारे मार्केट न्यूज का, इंपॉर्टेंट मार्केट न्यूज का डेटा बैक्ड एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सो, ताकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी वीडियो हमारा मिस हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। 1,75,000 यूरोस इंडियन रुपीस में आप इसको कन्वर्ट करिए तो बनता है लगभग 2 करोड़ रुपए। इन्फोसिस जैसी मल्टी बिलियन डॉलर आईटी जायंट के लिए ये नंबर बेसिकली पॉकेट चेंज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी जो स्टोरी है वो 2 करोड़ रुपए के फाइन की नहीं है। ये स्टोरी है इंडियन कॉर्पोरेट एम्बिशंस और यूरोपियन लेबर लॉज के बीच एक मैसिव कल्चरल क्लैश की। एक तरफ इंडिया में नारायण मूर्ति सर 70 आवर वर्क वीक की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने उन्हीं की कंपनी इन्फोसिस पर फाइन ठोक दिया क्योंकि उनका टाइम ट्रैकिंग सिस्टम एम्प्लॉयज का ओवर टाइम और रेस्ट टाइम सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। आखिर बेंगलुरु का हसल कल्चर पेरिस के कानून के सामने कैसे फेल हो गया? चलिए इस डिलीशियस आयरनी को हम डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या हुआ है। रिसेंटली फ्रेंच लेबर अथॉरिटी ने इन्फोसिस पर 1,75,000 यूरोस का फाइन लगाया। कॉज क्या था? उनके मुताबिक इन्फोसिस का एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लोकल फ्रेंच लीगल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा था। रेगुलेटर ने ये पॉइंट आउट किया है कि इन्फोसिस के सिस्टम में टेक्निकल रिलायबिलिटी की कमी थी, जिससे वो एम्प्लॉयज के एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स, उनका ओवर टाइम और मैंडेटरी रेस्ट पीरियड्स को सही से लॉग और ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अब आती है असली मजेदार बात। इंडिया में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति सर जब 70 आवर वर्क वीक को एडवोकेट करते हैं तो पूरे देश में आपको पता ही है, प्रोडक्टिविटी, नेशनल प्राइड, हसल कल्चर, इन सब पर एक बहुत ही बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है। इंडियन टेक इकोसिस्टम में लेट तक काम करना और लॉन्ग आवर्स को अक्सर एक बैज ऑफ ऑनर माना जाता है। यहाँ टाइम ट्रैकिंग सिस्टम्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि एम्प्लॉय कम काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वेस्ट की ओर जाते हैं, सारे के सारे रूल्स पूरी तरीके से फ्लिप हो जाते हैं। फ्रांस में स्ट्रिक्टली 35 आवर वर्क वीक का स्टैट्यूटरी लॉ है। वहां पर लेबर अथॉरिटीज आपके टाइम ट्रैकर को ये देखने के लिए इंस्पेक्ट नहीं करती कि आपने कितना ग्राइंड किया है, बल्कि वो ये चेक करती है कि कहीं कंपनी आपसे ओवरवर्क तो नहीं करवा रही है, या फिर आपको उनका लीगली डिजर्व्ड रेस्ट टाइम दे रही है या फिर नहीं। जो टाइम ट्रैकिंग सिस्टम इंडिया के फ्लेक्सिबल और हाई बर्नआउट टेक एनवायरनमेंट में गुड इनफ माना जाता है, वो फ्रांस जैसे देश में पूरी तरीके से फेल हो जाता है, जहां पर वर्क लाइफ बैलेंस लीगली प्रोटेक्टेड है डाउन टू द प्रिसाइज मिनट। ये इंसिडेंट ग्लोबल आईटी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। आप बॉर्डर के पार अपना सॉफ्टवेयर और सर्विस मॉडल एक्सपोर्ट कर सकते हैं इजीली, लेकिन आप उस देश में अपना हसल कल्चर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर कानून ने राइट टू डिस्कनेक्ट को लीगल राइट बनाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडियन आईटी कंपनीज को अपने इंडियन ऑफिसेस में भी स्ट्रिक्ट वर्क आवर लिमिट्स को लाना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए। दूसरी स्टोरी पर आते हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर एक सिमिलर डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें कि 3 यूएस बेस्ड शेयर होल्डर लॉ फर्म्स ने बैंक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस शुरू की हैं और इसका कनेक्शन एचडीएफसी बैंक के अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी कि एडीआरस में है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। जब किसी कंपनी की सिक्योरिटीज यूएस मार्केट में ट्रेड होती है तो उसे यूएस सिक्योरिटीज डिस्क्लोजर रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। अगर इन्वेस्टर्स को यह लगता है कि कंपनी ने कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं किया है या फिर कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो यूएस में सिक्योरिटीज क्लास एक्शन लॉ सूट का ऑप्शन होता है और उससे पहले शेयर होल्डर लॉ फर्म्स यूजुअली इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती हैं, ये जानने के लिए कि क्या इस पे केस बन भी सकता है या फिर नहीं। तो इस बार जो लॉ फर्म्स हैं वो इन्वेस्टिगेशंस में ये इवैल्यूएट कर रही हैं कि क्या एचडीएफसी बैंक ने यूएस फेडरल सिक्योरिटीज लॉ का पॉसिबल वायलेशन किया है।
ये इन्वेस्टिगेशंस एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुई हैं। 27 मई को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि एचडीएफसी बैंक ने अलेज्ड इररेगुलर पेमेंट्स को लेकर इंटरनल विजिलेंस प्रोब कंडक्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 45 करोड़ रुपीस को मार्केटिंग एक्सपेंसेस के अंडर क्लासिफाई किया गया था, जिसका पर्पस महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमएसआरडीसी को हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स फैसिलिटेट करना था। लॉ फर्म्स ने अपनी नोटिसेस में यह भी मेंशन किया है कि रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एचडीएफसी बैंक के एडीआर्स में डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एचडीएफसी बैंक पर केस हो चुका है। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस हैं। यूएस लीगल सिस्टम में ऐसे इन्वेस्टिगेशंस काफी कॉमन होते हैं। जब किसी कंपनी के शेयर प्राइस में नेगेटिव न्यूज के बाद डिक्लाइन आता है तो शेयर होल्डर लॉ फर्म्स अक्सर पब्लिकली अवेलेबल डिस्क्लोजर्स और इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये देखना होता है कि लीगल क्लेम का बेस एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना किसी लॉ वायलेशन का प्रूफ नहीं होता। एचडीएफसी बैंक ने भी इन एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है। बैंक का कहना है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरनल ओवरसाइट, ऑडिट और कंट्रोल सिस्टम्स हैं और सारे मैटर्स एस्टैब्लिश्ड प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग हैंडल किए जाते हैं। बैंक ने यह भी कहा है कि सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गलती अज्यूम करना सही नहीं है। लेकिन अब आपको यानी कि इन्वेस्टर्स को इस चीज पर नजर रखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई लॉ फर्म्स फॉर्मल सिक्योरिटीज क्लास एक्शन लॉ सूट को फाइल करती है या फिर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी अपनी तरफ से अलग रिव्यू को शुरू कर देती है तो एचडीएफसी बैंक प्रॉब्लम में आ सकता है। तो बताइए, एक के बाद एक ये सारे रिपोर्ट्स के बाद, इश्यूज रिपोर्ट होने के बाद, क्या आप अब भी एचडीएफसी बैंक को एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक समझते हैं? टेल मी इन द कमेंट्स। तीसरी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। इंडिया का जो अगला एयरपोर्ट ऑक्शन होगा उसमें एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस हो सकता है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी हैवी पैसेंजर ट्रैफिक को हैंडल करता है और उसके पास एक्सपैंड करने के लिए बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। इसीलिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेकंड गेटवे के फॉर्म में डेवलप किया गया ताकि फ्यूचर डिमांड को हैंडल किया जा सके। लेकिन इंडिया के काफी रीजनल एयरपोर्ट्स की स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां रनवेज हैं, टर्मिनल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन फ्लाइट्स कम है, पैसेंजर्स कम है और कमर्शियल एक्टिविटी भी लिमिटेड है। यानी चैलेंज एयरपोर्ट बनाना नहीं है, एयरपोर्ट को इकोनॉमिकली एक्टिव बनाना है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एयरपोर्ट बंडलिंग मॉडल लाने पर काम कर रही है। इसके अंदर एक रिलेटिवली बिजी एयरपोर्ट को एक या दो स्मॉलर छोटे एयरपोर्ट्स के साथ पैकेज किया जा सकता है। बिजी एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए अट्रैक्टिव बिजनेस बनेगा, जबकि इससे स्मॉलर एयरपोर्ट्स को इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज और ऑपरेशनल सपोर्ट भी मिल जाएगा। इस मॉडल का एक और एडवांटेज है, जब एक ऑपरेटर मल्टीपल एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है तो टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, प्रोक्यूरमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एयरलाइन रिलेशनशिप्स जैसे रिसोर्सेज को शेयर किए जा सकते हैं। हर एयरपोर्ट के लिए अलग से सब कुछ बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी ऑप्टिमाइज हो सकते हैं। और सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर किसी ऑपरेटर को पैसेंजर मूवमेंट, रिटेल स्पेसेस, पार्किंग, कार्गो हैंडलिंग या रूट डेवलपमेंट का, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो लर्निंग्स स्मॉलर एयरपोर्ट्स को दी जा सकती है ताकि वो वहाँ पर अप्लाई कर सके। अगर एयरपोर्ट्स एक ही रीजन या ट्रैवल सर्किट का पार्ट है तो उन्हें एक कनेक्टेड नेटवर्क की तरह प्रमोट करना भी आसान हो सकता है। अगर ये कमर्शियली फीसिबल हुआ तो इससे बिजी एयरपोर्ट्स पर प्रेशर कम हो सकता है और रीजनल एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स और पैसेंजर्स दोनों बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एयरपोर्ट ऑपरेटर के डिसीजन से नहीं होने वाला है। पैसेंजर डिमांड, एयरलाइंस का इंटरेस्ट, स्लॉट अवेलेबिलिटी और ग्राउंड कनेक्टिविटी भी उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे। बट फिलहाल के लिए ये प्रपोजल एयरपोर्ट ऑक्शंस का फॉर्मेट बदल सकता है। 2019 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स एक ही बिडर अडानी एंटरप्राइजेस ने जीते थे। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक बिडर पर लिमिट लगाने का प्रपोजल कंसिडर कर रही है, जिससे शायद एक कंपनी सिर्फ 2 या 3 बंडल्स ही जीत पाएगी। अगर फाइनल टेंडर में ये रूल आता है तो और भी ऑपरेटर्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। आखिर में इंडिया का अगला एयरपोर्ट ऑक्शन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की स्टोरी नहीं होने वाली है, ये टेस्ट होने वाला है कि क्या गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हुए कंपटीशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है और साथ ही रीजनल एयरपोर्ट्स को कमर्शियली सस्टेनेबल बना सकती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ने 1500 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान का अनाउंसमेंट किया है।
कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी क्योंकि एआई डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से ग्लोबल फाइबर डिमांड तेजी से बढ़ रही है। एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करने के लिए सिर्फ जीपीयूज काफी नहीं होते हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर हजारों सर्वर्स को अल्ट्रा फास्ट स्पीड से कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बैकबोन की जरूरत पड़ती है। जितने बड़े एआई क्लस्टर्स बनेंगे उतनी ही ज्यादा फाइबर केबल्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब कि सब एआई विनर्स चिप कंपनीज नहीं होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एआई बूम के हिडन बेनिफिशियरीज कौन-कौन हो सकते हैं एंड व्हाई फाइबर कुड एक्चुअली बिकम द न्यू एआई बॉटलनेक, देन कमेंट कीजिए एआई एंड वी विल कवर इट हियर। तो आज आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.